हम ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना किसी को है ही नहीं। चलो हम अपना कर्तव्य निभाएं, आप अपना कर्तव्य निभाएं, ठीक है। मेरा कर्तव्य क्या है? पढ़ना। आपका कर्तव्य क्या है? ना पढ़ना। तो तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, ठीक। तो इसको नहीं पढ़ना है? आज की क्लास जो हम पढ़ाएं उसको पढ़ के नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, बस उसके बाद जैसे क्लास के बाहर जाएं फ्लैश आउट कर दीजिए, इसको भूल जाइए, जैसे आपने पिछले आयोग भूले हैं। वित्त आयोग भूल चुके हो बढ़िया से, और कौन सा निर्वाचन आयोग भूल चुके हो, उन सबको कभी दोबारा पढ़ना नहीं है, इसको भी दोबारा पढ़ना नहीं है। औपचारिकता पूरी करिए क्लास में, घर जाइए, रजिस्टर को दोबारा ज़िंदगी में कभी खोलना नहीं, पाप पड़ेगा। और ऐसा करोगे तो फिर कभी भी यूपीएससी में पास नहीं हो पाओगे। अगर दोबारा रिवीजन करोगे तो बस खत्म। यहाँ से हम सिलेबस खत्म करें, आपको दोबारा कभी भी रजिस्टर को उठा के देखना नहीं है ना। जब दोबारा कभी रिवीजन नहीं करोगे तब तुम पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाओगे, और बार बार रिवीजन करोगे 10 बार दिन में, उसी में मरते रहोगे कि कब तक, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको समझना कभी नहीं है, भूल जाओ, टीचर पढ़ा दे उसको एक बार पढ़ लो, बस खत्म, तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपकी चली आ रही है लाइफ स्टाइल, उसी को बिल्कुल फॉलो करो। 10 घंटे सो, 4 घंटे एंजॉय करो, 14 घंटे हो गए। फिर थक जाओगे एंजॉय करते हुए, फिर 4 घंटे की नींद लो बढ़िया सी, 14 4 18, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में तुम अपने टीवी में नेटफ्लिक्स ले लो, प्राइम अमेजॉन वीडियो ले लो, और हॉटस्टार ले लो, और एक चीज़ और कौन सी है, सोनी लिव ले लो। 4 ले लो, चारों में से एक मूवी डेली निपटाओ। आज नेटफ्लिक्स में देखनी है तो कितने घंटे, 18 हो गए थे, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में तुम्हें 1 घंटा नेटफ्लिक्स देना है, 1 घंटा जियो हॉटस्टार को देना, 1 घंटा प्राइम अमेजन वीडियो को देना, और 1 घंटा तुम दे दो 1 घंटा, हाँ फिर बात भी करनी है कि वो मोबाइल रिचार्ज करा लो, 1 घंटा उनसे बात भी करनी है, तो पूरा टाइम आपका चला जाएगा। और ऐसे ऐसे करके आप जब साल भर लगे रहेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। टाइम टेबल याद रखो, ठीक है। 10 घंटे से कम नींद नहीं लेनी है आपको, 4 घंटे से कम डेली एंजॉय नहीं करना है। 10 4 14, फिर बचा 4 घंटा, तो एंजॉय करके थके हो गए तो 4 घंटे का एक छोटा सा नैप लेना है, 18 घंटे हो गए। और 6 घंटे के 4 सब्सक्रिप्शन हमसे ले लो, डेली मूवी देखो। कब तक? 12 अक्टूबर तक, और अगले साल 26 मई तक, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप जैसे ही 12 अक्टूबर को परीक्षा में अपीयर होंगे, आप सेलेक्ट हो चुके होंगे। आयोग आपके घर आएगा कि चलिए कितनी मेहनत की आपने। फिर जैसे यूपी से रिजल्ट आएगा तब तक आपका यूपीएससी रिजल्ट आ चुका होगा, वहां भी आप टॉप कर रहे होंगे। फिर आपके पास विकल्प होगा कि हम यूपीपीसीएस ज्वाइन करें कि यूपीएससी ज्वाइन करें। वाह, ये मेहनत है। तो 18 घंटे ऐसे ही बर्बाद करने हैं दिन के। 10 घंटे से कम अगर सोते दिखे तो समझ लेना पापा शिकायत करेंगे, लड़का कम सो रहा, पागल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बस आज से दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। दिनचर्या तुम लोग भी वैसे ही है खैर, तो इसी को बस फॉलो करना है, कंटिन्यू करो। बहुत बढ़िया चल रहा लाइव, मजा आ रहा है। और संडे वाले दिन टीचर बुलाए पढ़ाने के लिए तो कभी नहीं आना है, क्योंकि गर्मी बहुत है। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास कभी नहीं लेनी है, सरदर्दी नहीं लेनी है, और सिर्फ सोना, खाना पीना, घूमना, बतियाना, और नेटफ्लिक्स के रिचार्ज का सही उपयोग करना। तो ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज हम पढ़ा रहे, इसको पढ़ना बिल्कुल नहीं है घर पे जाके, बस हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि तुम लोग एक ये कहने को जाए हाँ पढ़ा है, ठीक है। चलो आज शुरू करेंगे हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। यानी ये किसकी बात करेगा? तो शब्द से क्या लग रहा है? अल्पसंख्यकों के हितों की बात करेगा। तो अल्पसंख्यक होते कौन है पहले ये बताओ। अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया भारतीय संविधान में,
बढ़िया पढ़ाई चल रही है। यही 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 प्रोसेस किया गया है ना। कौन से अनुच्छेद में है? नहीं किया गया है। तो सुनो, जब भारत आजाद हुआ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझो कि हमें अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की आवश्यकता क्यों है, माइनॉरिटीज को हमें संरक्षण क्यों देना है या उनको संरक्षित क्यों करना है। तो देखो, भारत जब आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने भाग लिया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, है ना, चाहे वो जनरल कैटेगरी का आदमी हो, चाहे वो ओबीसी, एससी या एसटी हो। क्या किसी का योगदान कम है? चाहे किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे बहुसंख्यक हो और चाहे अल्पसंख्यक हो। इस भारत की आजादी की लड़ाई में सभी वर्गों का लगभग लगभग समान रिप्रेजेंटेशन था और सबने ही अपनी जान झोंक दी किसको आजाद कराने में। भारत आजाद हो गया कब हुआ? और भारत में संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950। जब भारत आजाद हो रहा था तो आजाद भारत से जितनी महत्वाकांक्षाएं इन लोगों को थी उतनी ही महत्वाकांक्षाएं इनकी भी होंगी। जैसे महिलाएं आजाद भारत से क्या चाहेंगी कि उनको भी पुरुषों के तरह समान अवसर प्राप्त हो, उनको भी समाज में पुरुषों की बराबर सम्मान प्राप्त हो। ये किसकी इच्छा है? क्या आजाद भारत से पहले ब्रिटिशर्स के काल में महिलाओं को वो स्थान प्राप्त था? तो उनको हमेशा से दबाया गया, उनको डिप्रेस क्लास की तरह यूज किया गया और महिलाओं को हमेशा 4 दीवारी के अंदर रहने की परमिशन दी गई, आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या उनके अधिकार थे कुछ? लेकिन हम गुलाम थे तो हम अपने अधिकारों की मांग किससे करेंगे? अंग्रेजों से अगर मांग करेंगे तो क्या अंग्रेज उन मांगों को पूरा करेंगे? नहीं किए। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो आजाद भारत से हम तो मांग कर सकते थे ना, तो महिलाओं ने मांग की, क्या की? इसी तरह से जनरल को कुछ चलो 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 इसी तरह से सवर्णों के कुछ अधिकार थे और देखा गया कि आजाद भारत से पहले ओबीसी, एससी, एसटी का क्या हुआ है? शोषण हुआ। ये शोषण करने वाले मिला जुला वर्ग था जिनमें से सवर्णों का भी योगदान है और अंग्रेजों का भी। लेकिन जब भारत आजाद होगा तो इनकी महत्वाकांक्षा क्या होंगी कि हमें जो 200 सालों से शोषण हो रहा है, 200 साल नहीं मतलब 1000 सालों से, उस शोषण से हमें आजाद भारत में स्वतंत्रता मिल जाएगी। क्या इनकी महत्वाकांक्षा खराब थी? तो जिस तरह से जमींदारों ने आजादी में योगदान दिया उसी तरह से किसानों ने भी दिया। अब किसान क्या चाहेंगे आजाद भारत से? कि हमें भी अपनी जमीन पर खेती करने का अधिकार प्राप्त हो। सबकी सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षा समझते रहना। पूंजीपतियों ने जितना योगदान दिया उतना ही योगदान किसने दिया? श्रमिकों का। और श्रमिकों के योगदान के तहत यानी योगदान के फलस्वरूप वो फल किस फल की इच्छा करेंगे आजाद भारत से? वो कहेंगे कि हमें एक अच्छा वेतन मिले और काम के घंटे क्या हो? सुनिश्चित हो। हमें कोल्हू के बैल की तरह काम करने के लिए ना कहा जाए, हमारे ऊपर शोषण अत्याचार ना हो। पहले की पूंजीपति ऐसा करते थे। तो संविधान ने इन सबके प्रावधान को ध्यान में रखते हुए क्या किया? सबकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। इसी तरह से जो महत्वाकांक्षा बहुसंख्यक की थी वैसी महत्वाकांक्षा आजाद भारत से क्या होंगी? अल्पसंख्यकों की भी होंगी। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हो सकता है जब भारत आजाद हो तो आजाद भारत में कुछ हमारे लिए नहीं होगा बल्कि सत्ता का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। किसके हाथों से? ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों के हाथों से कहां चली जाएगी?
और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर। इस पावर के ट्रांसफर से हमारे हितों का कोई भी संरक्षण नहीं होगा। कल को हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, जब अंग्रेज जाएंगे भारत छोड़ के, तो हो सकता है बहुसंख्यक संख्या के आधार पर अधिक है, तो हो सकता है ये हमारे ऊपर भी अधिकार करें। तो हमारी स्थिति में क्या चेंज हुआ? हमारी स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी और हमारा शोषण होता रहेगा। संविधान के संविधान निर्माता इस बात को जानते थे और उन्होंने इन पर विश्वास जताने के लिए कि भारत में आपके साथ, आजाद भारत में आपके साथ जो शोषण होता आया है वो अब नहीं होगा। और इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350 ए और 350 बी में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण की बात की और यह विश्वास जताया अल्पसंख्यकों के दिल में कि भारत भी आपका देश होगा। ठीक है, लेकिन बस दिक्कत क्या हुई कि जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान अस्तित्व में आया तो अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? यानी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं की गई। और अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने के लिए शक्ति किसको दे दी? केंद्र को। यानी कौन सा वर्ग अल्पसंख्यक होगा इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र करेगा। अल्पसंख्यक का आधार क्या है? संविधान में किस बात की, किसको मतलब आधार बनाया गया कि इस वर्ग को अल्पसंख्यक कहेंगे? तो 29 कह रहा है भाषाई और धार्मिक। भारत में स्थित ऐसा वर्ग जिसकी भाषा क्या है, कम बोली जा रही है, या जिसको कम, ऐसा धर्म जिसको मानने वालों की संख्या क्या है, कम है, उनको क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक। और इसमें दिक्कत आ गई क्या? देखो अभी समझना। यानी भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इस धार्मिक और भाषाई आधार पर कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई? 1993 जब पहली बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसके पहले की अभी कहानी बताएंगे, बस तुम्हें अभी शुरुआत कर रहे हैं कि इसमें कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, कितने वर्गों को रखा गया है? 6 नहीं 5। 93 में 5 रखो। किसको? पहले मुस्लिम, दूसरे सिख, तीसरे ईसाई, चौथे बौद्ध और पांचवे पारसी। इस 5 वर्गों को 1993 में जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तो इन 5 वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। और इसमें 2014 में एक वर्ग को और जोड़ दिया गया। वो क्या कहलाए? जैन। तो वर्तमान में अगर पूछे अल्पसंख्यक कितने, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ माइनॉरिटी क्लास। फर्स्ट मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एंड जैन। लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये इसके पहले भी गठित हो चुका था। देखो, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले क्या था? जिसको केंद्र सरकार द्वारा 1978 में स्थापित किया गया। कैसे? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक आयोग है क्या, इसका संविधान में उल्लेख है, तो आप कहेंगे नहीं। इसको कब स्थापित किया गया? 1978 में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये देखा गया कि अल्पसंख्यकों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका सही से समाधान नहीं हो पा रहा। इस वजह से इस विभाग को वैधानिक दर्जा देने के लिए
संसद ने 1992 में एक विधेयक प्रस्तुत किया। किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। और इस 1992 को संसद में जब पेश किया गया तो लोकसभा और राज्यसभा से पास करते हुए इसे क्या बना दिया? एक एक्ट। और इस एक्ट के तहत 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। तो पूछा जाए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कैसा आयोग है? संवैधानिक कि गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक। मतलब समझ गए क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। आगे बात समझ में? पक्का? तो अगर पूछा जाए कि अल्पसंख्यक आयोग डैश एक आयोग है, ऑप्शन क्या होगा? वैधानिक या गैर संवैधानिक। ये क्या होते हैं? वैधानिक आयोग या गैर संवैधानिक आयोग क्या होते हैं? संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख हो। लेकिन गैर संवैधानिक आयोग जिसका संविधान में उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ऐसा आयोग संवैधानिक प्रावधानों को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। मतलब ये संविधान के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, संविधान में लिखित प्रावधानों को ही सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की बात करेगा। ठीक है, तो ये आयोग कैसा हो गया? ठीक। जब वैधानिक आयोग है तो ये किसी के सुपरविजन में काम करेगा कि नहीं करेगा? तो पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक आयोग पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता था। 2006 से पहले अल्पसंख्यक आयोग किसके अधीन काम कर रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यस और नो? लेकिन 2006 में अल्पसंख्यक आयोग के लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय अलग से बना दिया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ये कब स्थापित हुआ? 2006 में। इस अल्पसंख्यक मंत्रालय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर दिया गया। अब ये आयोग, ये मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ किसकी बातों की बात करेगा? अल्पसंख्यक का। पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ये किन किन की बात करता है? सबकी। कौन? ये जितने भी वल्नरेबल ग्रुप हैं, इन सबके उत्थान और इन सबके विकास की बात करेगा। कौन? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यानी वल्नरेबल ग्रुप कौन कौन से? भारत में कितने प्रकार के सुभेद्य वर्ग हैं जो विकास के क्रम में काफी पीछे छूट गए हैं? ऐसे कौन कौन से हैं ग्रुप भारत में? क्या बुजुर्ग हैं? बुजुर्गों को सुभेद्य ग्रुप कहा जाएगा? वल्नरेबल ग्रुप्स कहा जाएगा। बच्चों को? महिलाओं को? है ना? SC ST, OBC, ट्रांसजेंडर्स, भीख मांगने वाले, बेगर्स, और कौन? नहीं। तो ये सब क्या है? वल्नरेबल ग्रुप है। मतलब कहीं ना कहीं विकास के क्रम में बुजुर्ग पीछे रह जाते हैं कि नहीं रह जाते? तो इनके उत्थान, इनके विकास की अलग मंत्रालय की स्थापना कर दी गई। इसी तरह बच्चे, क्या बच्चों को वो सभी अधिकार मिलते हैं जो एक वयस्क व्यक्ति को मिल रहे हैं? तो पीछे छूट जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे तो इनको अलग एक मंत्रालय दे दिया जाएगा, ताकि यह मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करे? बच्चों की, बाल विकास की। महिलाओं की स्थिति, क्या महिलाओं को वही दर्जा प्राप्त है जो एक पुरुष को प्राप्त है?
तो इनके विकास उत्थान के लिए एक अलग से मंत्रालय बना दिया जाएगा, हाँ है ना। इसी तरह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2006 में अपने आप से अलग करके एक अलग मंत्रालय बना दिया, जो पूरी तरह से किसको डेडिकेटेड है? अल्पसंख्यकों को। यह बात समझ में आ गई? पक्का? फिर अब देखो, इसके बाद देखो, अगर कोई पूछे अल्पसंख्यक का दर्जा कौन देता है? सेंट्रल। यानी पूरे भारत के स्तर पर जो भी भाषा और क्या बोलते हैं उसको, भाषा और धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है उनको आप माइनॉरिटी बना देंगे, हाँ है ना। पूरे भारत के स्तर की बात कर रहा है। अब बताओ, पूरे भारत के स्तर में क्या हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पूरे भारत के स्तर में हिंदू क्या हो गए? हिंदू मेजॉरिटी में आ गए कि नहीं आ गए? क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग किसको रिप्रेजेंट है? हिंदुओं को। लेकिन क्या यह बात सच है, सही है? यहां से अन्याय उत्पन्न होता दिखाई देगा। देखो, जैसे हम बात करें लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में आज 98% जो जनसंख्या है वो किससे संबंधित है? और 2% जनसंख्या किसकी है? अब बताओ, लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक का दर्जा किसको दिया जाना चाहिए? लेकिन हम दे किसको रहे? दिक्कत होगी। यानी उस क्षेत्र में हिंदुओं के अधिकार कुछ होंगे कि नहीं होंगे? क्या उन अधिकारों का वह हिंदू संरक्षण या विकास यूज कर पा रहा है? तो वहां पर लक्षद्वीप में किसको संरक्षण देना चाहिए? हिंदुओं को। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करो, तो जम्मू कश्मीर पता है हमको कि लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, और 30% किसकी है? अब इस जम्मू कश्मीर में संरक्षण किसको देना चाहिए? लेकिन हम दे किसको रहे? ठीक है, ये इसमें दिक्कत हुई। और इस दिक्कत को सुलझाने के लिए सबसे पहला विवाद उठा 2002 में। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट का जो केस था वो था TMA पाई फाउंडेशन। इसने अल्पसंख्यकों के लिए, कौन से अल्पसंख्यक? जो वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। कैसे आधार पर? संख्या के आधार पर। लेकिन केंद्र ने उनको क्या कर रखा है? भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माना है। नहीं समझे मेरी बात? उस क्षेत्र में संख्या के आधार पर वास्तव में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन हम किसको अल्पसंख्यक मान रहे हैं? मुस्लिमों को। TMA पाई फाउंडेशन 2002 में मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और निर्णय दिया कि अल्पसंख्यक का जो परिभाषा है या अल्पसंख्यक का दर्जा अभी तक कौन दे रहा था? लेकिन इसने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो कैसा होना चाहिए? यानी जिस राज्य में संख्या के आधार पर जिसकी संख्या कम है उसको क्या कर दो? अल्पसंख्यक दर्जा दे दो। ये ठीक था कि नहीं थे? ये सही ना? इस बात को फिर दोबारा फॉलो किया गया 2005 में। कब? 2005 बाल पाटिल केस। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2002 में दिए गए निर्णय की पुनर्व्याख्या कर दी और क्या कहा कि अल्पसंख्यक जो दर्जा दिया जाना है वो केंद्र द्वारा निर्धारित ना हो, बल्कि अलग अलग राज्यों को वहां पर अध्ययन करो, वहां की संख्या का निर्धारण करो, और राज्यों के ऊपर शक्ति दे दी गई कि वो अपने राज्य में अल्पसंख्यक का निर्धारण करें। ठीक है, तो अब यही मुद्दा उठ रहा है कि जो अब माइनॉरिटी जो बन रहे हैं, माइनॉरिटी क्लास का जो गठन होगा, जो नई माइनॉरिटी क्लास जुड़ेंगी वो किसके आधार पर जुड़ेंगी? केंद्र के आधार पर कि राज्य के आधार पर? समझ में आ गई बात? पक्का? तो अल्पसंख्यक का कैसा आयोग है?
देखो, जब संविधान आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो संविधान का निर्माण हुआ। उस निर्माण में एक तरफ बहुसंख्यक समाज और एक तरफ अल्पसंख्यकों के मन में ये डर था कि हो सकता है कि भारत जब आजाद हो तो हमारी स्थिति यथास्थिति बनी रहे और ये सिर्फ हमारे हिसाब से ट्रांसफर ऑफ पावर हो, यानी आज तक शोषण किया अंग्रेजों ने और जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो सत्ता किसके हाथों में सौंप गए? बहुसंख्यकों को। अब शोषण कौन करेगा? तो ये हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर्स होगा। इससे हमारी मनोस्थिति यथास्थिति पर कोई भी बदलाव। तो अल्पसंख्यकों के मन में ये विश्वास जगाने के लिए संविधान सभा के निर्माताओं ने क्या किया? संविधान में ही प्रावधान कर दिया। किसके रूप में? कुछ मूल अधिकार के रूप में, जैसे अनुच्छेद 29 और 30। उसके अलावा 350A और 350, और जिसमें कहा गया कि क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण दिया गया। 29-30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति संबंधी संरक्षण अधिकार, यानी उन्हें अपनी भाषा रखने का अधिकार है, उसका विकास करने का अधिकार है, अपनी लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये क्या है? ये उनका फंडामेंटल राइट है। और जैसे ही ये फंडामेंटल राइट दिए गए, अल्पसंख्यकों के मन में ये विश्वास जागा कि हाँ, जितना भारत उनका है उतना ही भारत क्या है? हमारा भी है। इस वजह से दोनों के बीच सामंजस्य बना और ये सामंजस्य बनते 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 अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात संविधान द्वारा की जाने लगी। इसके तहत पहला प्रयास कब किया गया? 1978, जब राष्ट्र अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना कर दी गई। देखो, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में संरक्षण की बात की गई। किसकी? अल्पसंख्यकों की। लेकिन वो संरक्षण क्या उतना यूजफुल हुआ? वो संरक्षण कहा गया, लेकिन हम संरक्षण सही से उसको दे नहीं पाए। तो अलग से डेडिकेटेड एक विभाग की जरूरत थी। उस विभाग को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग 1978। 78 में विभाग बनाने के बाद भी अल्पसंख्यकों के संरक्षण को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना उनको दिया जाना चाहिए था। इसको ध्यान में रखते हुए हमें जरूरत महसूस हुई कि जो विभाग है उसको भी वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाए। और वैधानिक दर्जा प्रदान करने के क्रम में 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस वैधानिक दर्जा प्रदान करने के बाद तुरंत 1993 में 5 वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, जिसमें पारसी, सिख, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी थे। और 2014 में एक नए वर्ग को जोड़ा गया जिसको हम जैन के नाम से जानते हैं। अब इन 6 वर्गों को अल्पसंख्यक आयोग के तहत दर्जा प्रदान कर दिया गया है। लेकिन मामला ये आया कि जो हमने भाषाई और धार्मिक आधार पर जो दर्जा दिया गया, क्या वो वास्तव में सही कैटेगरी है? तो देखा गया कि कुछ राज्यों में जहां पर मुस्लिम ऑलरेडी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां पर उनकी संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया जाए? वनस्पत उनकी जगह किसको देना चाहिए था? उन गैर लोगों को जिनकी संख्या कम है। जैसे लक्षद्वीप में 98% किसकी है संख्या? हिंदू, मुस्लिमों की। 2% सिर्फ हिंदू हैं। तो अल्पसंख्यक का जो वास्तविक लाभ है किसको मिलना चाहिए था? जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है? 70% मुस्लिम है, 30%। तो जनसंख्या संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक कौन हुए? तो अल्पसंख्यक का फायदा किसको उठाना चाहिए था? हिंदुओं को। लेकिन उठा कौन रहे? इसमें परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बार मामला गया सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम TMA पाई फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो केंद्र द्वारा निर्धारित होता था उसको हटाकर अब राज्यवार निर्धारण करने की आवश्यकता है। इसी बात को रिपीट किया गया 2005 में बाल पाटिल केस में। इसने भी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को पुनर्व्यवस्थित करते हुए कहा कि हाँ, अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिया जाना चाहिए वो राज्यों के हिसाब से दिया जाए। ठीक है, पक्का। अब देखो क्या होता है आगे। नेक्स्ट देखो, संरचना की बात कर लो। ये था अल्पसंख्यक आयोग। अब स्ट्रक्चर में क्या है? तो स्ट्रक्चर में जब शुरुआत में गठन हुआ 1993 में, तब इसमें 6 सदस्यों से मिलकर अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता था, जिनमें से 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। 1995 में इसकी संरचना में परिवर्तन किया गया और कहा गया कि 1 हेड, 1 उपाध्यक्ष
और 4 सदस्य होंगे। तो वर्तमान में संरचना में कितने लोग? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, ये संवैधानिक आयोग नहीं जिसकी अध्यक्ष, जिसको कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। यहां राष्ट्रपति नहीं, यहां पर क्या है? केंद्र सरकार। कितने वर्ष? वही 6 वर्ष या 65, 6 वर्ष या 62। अध्यक्ष है तो 6 वर्ष और 65 वर्ष, और बाकी उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। जो भी पहले हो जाए वो सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। है ना? चलो, फिर अगर पद प्राप्त करेंगे तो रिमूवल भी होगा पद से। रिमूवल कैसे है? कैसे? या तो मृत्यु हो जाए या रिजाइन। रिजाइन किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। या हटाने का आधार क्या होगा? नहीं, कदाचार नहीं, यहां पे है बस ये कि असमर्थता। अगर काम करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार, अभी बताएंगे कैसे। और यह एक और बता दो, एक इसमें नया है कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो मीटिंग होगी ना, आयोग है तो आयोग की मीटिंग होगी। अगर 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में अध्यक्ष या सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो केंद्र सरकार उनको हटा सकती। समझ में आई बात? मान लो 3 लगातार मीटिंग, आज हुई, 10 दिन बाद हुई और 20 दिन बाद हुई। इन तीनों मीटिंग में अगर कोई भी सदस्य या अध्यक्ष नहीं आता है तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। हटाने का आधार क्या है? असमर्थता या अनुपस्थिति। कितनी बार? लगातार 3 मीटिंग्स में अनुपस्थित रहे तो केंद्र सरकार हटा सकेगी। किसके कहने पे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश पर। इजी था? क्या कठिन है ये? अगर एक बार फिर से देख लोगे तो याद रहेगा, नहीं देखोगे तो तैयारी बढ़िया चली रही है। समझ रहे हो ना? इजी चीजें हैं और ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ये जितने आयोग की श्रृंखला जो चल रही है, कितने हो गए? अगर इनको रट लो तो यूपीएससी के आने वाले अपकमिंग पेपर में, तुम्हारे पीसीएस में तुम देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें आयोग से ही मिल जाएंगे। अब नहीं तैयार करोगे तो 4 क्वेश्चन गए, तैयार कर लिए तो तुमने औरों के कंपैरिजन में एज प्राप्त कर लिया। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ले पा रहे हो, कितना छोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। एक बार रिवीजन करें दोस्त थोड़ा सा जल्दी से। संविधान के बनने के बाद अल्पसंख्यकों के मन में यह डर कि हो सकता है हमारे वो अधिकार ना मिले जो हम चाहते थे। इस वजह से इस डर को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के लोगों ने अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों को कुछ मौलिक अधिकार दे दिए। वो क्या है? वो जब तुमने पढ़ा था तो देख लेना। ठीक है, इसके बावजूद भी जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का सही से विकास नहीं हो पाया। जब विकास नहीं हो पाया या उनको वो अधिकार नहीं मिले तो यह महसूस किया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाए और 1978 में ऐसा विभाग बना दिया गया जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग। इस विभाग के बनने के बाद भी 20 साल तक ये देखा गया कि अल्पसंख्यक विभाग ने उस गति से काम नहीं किया है या उस गति से सफलता प्राप्त नहीं की जिस गति से उसको प्राप्त करनी चाहिए था। तो क्यों ना उसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो संसद द्वारा एक कानून पास किया गया और 1993 में अल्पसंख्यक विभाग को अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा दे दिया गया। एक वैधानिक आयोग है ये। ठीक है, वैधानिक आयोग का मतलब इसका संविधान में उल्लंघन नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा। ठीक, 1993 में जैसे ही आयोग का गठन हुआ, आयोग ने 5 वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। ये कौन कौन से थे? ये थे ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध और पारसी।
और 14 में एक अन्य वर्ग को जोड़ा गया जिसे हम जैन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद ये देखा कि जो ये केंद्र द्वारा निर्धारण है अल्पसंख्यक का, ये कहीं ना कहीं बराबरी के महत्व को कम कर रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप का एग्जाम्पल देखो तो उसमें देखोगे कि 98% जनसंख्या किसकी है? मुस्लिमों की, और सिर्फ 2% जनसंख्या हिंदुओं की है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों का जो संरक्षण है वो किसको प्रदान करना चाहिए था? हिंदुओं को। लेकिन किया किसको गया? क्योंकि केंद्र ने मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा ऑलरेडी दे दिया है। जैसे जम्मू कश्मीर 70% जनसंख्या किसकी है? मुस्लिमों की, और 30%। लेकिन वहां पर भी अल्पसंख्यक का जो संरक्षण है वो किसको दिया गया? क्यों? क्योंकि केंद्र ने ऑलरेडी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। इसमें दिक्कतें आई। इस दिक्कत को सुलझाने के लिए पहली बार टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 में मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि ये काम केंद्र का नहीं बल्कि राज्यवार होना चाहिए, और ये राज्य बताएंगे कि उस राज्य में कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है। इसी बात को 2005 में बाल पाटिल केस में फिर से दोहराया गया, और दोहराते हुए कहा गया कि यह मामला अल्पसंख्यक का किसके हाथों में केंद्रित होना चाहिए? राज्यों के। ठीक है। इसके बाद हम इसकी संरचना के बारे में चर्चा की। संरचना क्या है? तो जब ये 1993 में बना तो एक सदस्य और 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य थे। लेकिन 95 में इसको और कैटेगराइज किया, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार, और जिसको पद से हटाने का प्रावधान भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार की सिफारिशों के आधार पर। थोड़ा सा और देख लो इसके कार्य क्या है। अगर पूछा जाए कार्य, तो कार्य क्या है? कार्य पहला, जैसे केंद्र और राज्यों को सिफारिश करना, किसके लिए? अल्पसंख्यक के मामले में, है ना। दूसरा, जो भी अल्पसंख्यक के मामले में कोई शिकायत आई तो शिकायत का निपटान कौन करेगा? शिकायतों को निपटाना। तीसरा, नई नई सिफारिशें और नई नई नीतियां बनाना, किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। और क्या है काम? और समय समय पर केंद्र जो काम सौंपे वो काम करना। तो अल्पसंख्यक आयोग तो किसके लिए काम करेगा यार? सिंपल सी बात है। तो जो जो पॉइंट आते रहे लिखते रहना। आ गई बात समझ में? ये छोटा सा टॉपिक था, इसको एक बार कर लेना, आज का रिवीजन कर लेना, वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, फिर से देख लेना, जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा। नहीं देखोगे तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो बस निकलो, बाकी मिलते हैं कल।